कहानी की शुरुआत होती है एक घने जंगल के बीच बहती एक तेज नदी से, जहां तीन लड़कियां एक इन्फ्लेटेबल बोट पर सवार होकर नदी की लहरों को चीरते हुए आगे बढ़ रही होती है। ये लड़कियां नदी की तेज लहरों का पूरा मजा ले रही थीं। वहीं नदी के किनारे एक छोटी बच्ची और उसका पिता खड़े होते हैं। वो छोटी बच्ची अपनी मम्मी को बोट चलाते देखकर बहुत खुश हो रही होती है। कुछ देर बाद ये लड़कियां बोट को किनारे लगाती हैं और मस्ती करते हुए अपनी एक साथी, जिसका नाम जूनो है, उसे पानी में गिरा देती हैं। बोट से बाहर आने के बाद बच्ची की मम्मी सैरा अपनी बेटी के पास जाती है। दूसरी तरफ सैरा का पति जूनो को पानी से बाहर निकालता है, लेकिन जूनो और सैरा का पति का आपस में अफेयर चल रहा होता है। सैरा की बेस्ट फ्रेंड बेथ को इस बात का पता था, लेकिन वो सैरा को कुछ नहीं बताती, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उनकी दोस्ती में कोई दरार आए। इसके बाद सैरा अपनी बेटी और पति के साथ कार में निकल जाती है, क्योंकि उस दिन उसकी बेटी का जन्मदिन था। कार में सैरा अपनी बेटी को विश करती है, लेकिन तभी उसका पति सैरा की तरफ देखने लगता है और उसका ध्यान सड़क से भटक जाता है। उसी वक्त सामने से एक तेज रफ्तार कार आती है और उनकी कार से टकरा जाती है। टक्कर इतनी भयानक थी कि लोहे के सरिये सीधे उनकी कार के अंदर घुस जाते हैं। अगला सीन सीधा सैरा के बेटी के केक काटने पर आता है, लेकिन ये कोई हकीकत नहीं बल्कि सैरा का एक भयानक सपना होता है। सैरा अस्पताल के बेड पर बेहोश लेटी होती है। जैसे ही उसकी आंख खुलती है, वो खुद को अस्पताल में पाकर चौंक जाती है। वो तुरंत अपने हाथ से ग्लूकोज निकाल देती है और अपनी बेटी का नाम चिल्लाते हुए कमरे से बाहर भागती है। तभी उसे अस्पताल में कुछ अजीब महसूस होता है, जैसे कोई काला साया उसका पीछा कर रहा हो। सैरा घबराकर उस साये से बचने के लिए तेजी से भागती है। तभी उसकी दोस्त बेथ उसके सामने आ जाती है। बेथ सैरा को संभालती है और उसे वो कड़वा सच बताती है कि उस एक्सीडेंट में उसकी बेटी और उसका पति दोनों की मौत हो चुकी है। ये सुनकर सैरा पूरी तरह टूट जाती है। दूर खड़ी जूनो भी ये सब सुनकर रो रही होती है और बिना सैरा से मिले वहां से चली जाती है। अब कहानी सीधा 1 साल आगे बढ़ती है। सैरा और बेथ कार से एक सुनसान जंगल के रास्ते जा रही होती हैं। सैरा आज भी उस हादसे को भुला नहीं पाई है। वे दोनों एक डरावने फार्म हाउस पर पहुंचती हैं, जहां पहले से ही एक कार खड़ी होती है। वहीं उन्हें उनकी पुरानी दोस्त जूनो मिलती है। जूनो सैरा से कहती है कि जो हुआ उसे भूल जाओ और आगे बढ़ो। जैसे ही सैरा फार्म हाउस के अंदर जाती है, हाउस के अंदर सैरा की कुछ और पुरानी फ्रेंड्स मिलती हैं। एक है सैम, जो एक मेडिकल स्टूडेंट है और सैरा को हिम्मत देती है। दूसरी है रिबेका, जो एडवेंचर की बहुत बड़ी शौकीन है। तभी वहां एक और लड़की आती है जिसका नाम हॉली है। हॉली एक बेस जंपर है, जिसे ऊंची बिल्डिंग्स और एंटेना से कूदने का शौक है। ये सभी लड़कियां यहाँ सैरा का उस हादसे का दुख भुलाने के लिए इकट्ठा हुई थीं। फार्म हाउस के अंदर माहौल अभी थोड़ा हल्का ही हुआ था कि तभी जूनो सैरा को एक पुरानी फोटो दिखाती है। फोटो देखते ही सब मस्ती करने लगते हैं, लेकिन सैरा की आंखों में वही पुराना दर्द लौट आता है। उसे अपना वो बुरा वक्त याद आ जाता है जब उसने अपनी बेटी और हस्बैंड को खोया था। फार्म हाउस में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा जाता है, मगर सैरा नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से सबका मूड खराब हो, इसलिए वो खुद को संभालती है और पार्टी दोबारा शुरू हो जाती है। रिबेका और जूनो सबको अपना प्लान बताती हैं। वो कहती हैं कि वो एक ऐसी गुफा केव में जाएंगी जो दुनिया की सबसे बेस्ट गुफाओं में से एक है और जिस पर एक पूरी किताब भी लिखी जा चुकी है। रात हो जाती है। हॉली बाहर बैठी होती है और जूनो उसके पास आकर कहती है कि कल बहुत मजा आने वाला है, मगर उन्हें क्या पता था कि उनका बुरा वक्त दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। रात को सब लड़कियां एक दूसरे की टांग खींचती हैं और ट्रिप को एंजॉय करती हैं। सैरा को भी अब अपनी फ्रेंड्स के बीच अच्छा लगने लगा था और फिर सभी गहरी नींद में होते हैं। तभी रात के अंधेरे में अचानक सैरा की आंख खुल जाती है। उसे बाहर से कुछ अजीब आवाज सुनाई देती है। वो धीरे धीरे गेट की तरफ जाती है। तभी अचानक एक लोहे का सरिया उसके शरीर के आर पार हो जाता है। सैरा चीख कर उठ जाती है और उसे एहसास होता है कि ये सिर्फ एक भयानक सपना था। लेकिन क्या ये वाकई सिर्फ एक सपना था या कोई वार्निंग? सुबह होती है। जूनो वर्कआउट करके सबको जगाती है। रिबेका बाथरूम जाती है और ठंडे पानी के शावर से उसकी चीख निकल जाती है। सैरा अपनी दवाई खाती है और सब गुफा के लिए निकलने की तैयारी करती हैं। निकलने से पहले वो सब एक साथ फोटो लेती हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये उनकी आखिरी साथ वाली फोटो होगी। वे अपनी 2 कारों से सुनसान जंगल के रास्ते निकल जाती हैं, रेस लगाती हैं और खूब एंजॉय करती हैं। बेथ थोड़ी परेशान होती है, मगर जूनो उसे तसल्ली देती है कि रास्ता बिल्कुल सही है। वो ऑफ रोडिंग का मजा लेते हुए आगे बढ़ती हैं, मगर उनकी ये गलती उन्हें बहुत भारी पड़ने वाली थी। जहां रास्ता खत्म होता है, वे अपनी गाड़ियां रोक देती हैं और सामान उठाकर हेलमेट लगाकर पैदल चलना शुरू कर देती हैं। जूनो बताती है कि आगे एक नदी मिलेगी और उसके पास ही वो गुफा है। जूनो सबको अलर्ट रहने को कहती है, क्योंकि जंगल में खूंखार जानवर कभी भी हमला कर सकते हैं।
थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें वही नदी मिलती है। रिबेका सबको समझाती है कि गुफा के अंदर सबको साथ रहना होगा, क्योंकि वहां सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है और चट्टानों के गिरने का खतरा भी होता है। तभी उनकी नजर एक ऐसे मंजर पर पड़ती है जिसे देखकर उनकी रूह कांप जाती है। सामने एक मरा हुआ हिरण पड़ा होता है। हॉली उसकी वीडियो बनाती है, लेकिन किसी को ये समझ नहीं आता कि आखिर इस हिरण को मारा किसने है। ये एक साफ वार्निंग थी, लेकिन ये लड़कियां उसे अनदेखा करके आगे बढ़ जाती हैं। धीरे धीरे वो उस विशाल मैसिव गुफा के मुहाने पर पहुंच जाती हैं। गुफा बहुत बड़ी और डरावनी लग रही होती है। सब लड़कियां हिम्मत जुटाकर उस गुफा के अंधेरे में दाखिल होने के लिए तैयार होती है। जूनो रस्सी डालकर सबको ऑल द बेस्ट बोलती है और सबसे पहले उस गहरी गुफा में उतरती है। नीचे पहुंचते ही जूनो खुशी के मारे जोर से चिल्लाती है। उसका एक्साइटमेंट 7वें आसमान पर था। एक एक करके सभी लड़कियां नीचे उतरती हैं और गुफा की बनावट देखकर दंग रह जाती हैं। हॉली अपना कैमरा ऑन करती है और इस एडवेंचरस नज़ारे को रिकॉर्ड करने लगती है। लेकिन सैरा को सब कुछ इतना नॉर्मल नहीं लग रहा था। वो गुफा की दीवारों को गौर से देखती है तो उसे एक पत्थर पर इंसान के हाथ जैसा निशान दिखता है। सैरा के दिल में डर बैठ जाता है। वो गुफा के एक कोने में देखती ही होती है कि तभी अचानक उसके ऊपर से सैकड़ों चमगादड़ों का झुंड निकलकर उड़ जाता है। सैरा डर के मारे चीखने लगती है। वो बुरी तरह घबरा जाती है। जूनो उसे संभालती है और समझाती है कि ये सिर्फ चमगादड़ें हैं जो हर गुफा में होती हैं। जूनो को आगे बढ़ने का रास्ता मिल जाता है। अब सभी लड़कियां एक छोटी सी सुरंग के अंदर अपनी हेलमेट टॉर्च जलाकर एक दूसरे के पीछे चलने लगती हैं। जैसे जैसे वो अंदर जा रही होती हैं, अंधेरा और गहरा होता जाता है। तभी जूनो अपने बैग से एक फ्लेयर मशाल निकालकर जला देती है। पूरी गुफा लाल रोशनी से नहाने लगती है। गुफा अंदर से जितनी खूबसूरत थी उतनी ही डरावनी भी। सैरा अभी भी थोड़ा अलग महसूस कर रही थी। वो अकेले इधर उधर देखती है कि तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। डरती हुई सैरा टॉर्च लेकर उस आवाज का पीछा करती है, लेकिन वो सिर्फ पानी की बूंदें टपकने की आवाज होती है। जैसे ही वो पीछे मुड़ती है, अचानक सामने जूनो खड़ी होती है। सैरा डर जाती है मगर खुद को संभाल लेती है। सब मिलकर थोड़ा नाश्ता करते हैं, लेकिन सैरा का मन खाने में नहीं लगता। जूनो उसे दिलासा देती है और कहती है कि वो उसके साथ है, लेकिन सैरा वहां से उठकर सभी से थोड़ी दूर चली जाती है और उसे एक छोटी सी टनल दिखती है जो पत्थरों के बीच से जा रही होती है। सैरा जोर से सबको बुलाती है, रास्ता मिल गया। लेकिन वो रास्ता इतना छोटा था कि उसमें सिर्फ लेट कर ही घुसा जा सकता था। सबसे पहले हॉली उस टनल में दाखिल होती है। सुरंग पानी से भरी और बहुत ही तंग होती है। हॉली किसी तरह दूसरी तरफ पहुंच जाती है और सबको सिग्नल देती है। एक एक करके सभी लड़कियां टनल पार करने लगती हैं और सबसे आखिर में बारी आती है सैरा की। सैरा जैसे ही टनल में घुसने वाली होती है, उसे पीछे अंधेरे से एक अजीबोगरीब आवाज सुनाई देती है। वो उसे अपना वहम समझकर अंदर घुस जाती है, लेकिन यहीं से सैरा की मौत से लड़ाई शुरू हो जाती है। सुरंग इतनी तंग होती है कि सैरा का दम घुटने लगता है। वो बुरी तरह पैनिक करने लगती है, मगर फिर भी हिम्मत करके अपने भारी बैग के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करती है। सैरा उस तंग टनल में बुरी तरह फंस चुकी थी। उसका दम घुट रहा था और वो चीख रही थी। सैरा को सांस लेने में इतनी तकलीफ हो रही थी कि लग रहा था उसका दिल अभी धड़कना बंद हो जाएगा। तभी बेथ सैरा की चीख सुनकर डरती हुई वापस टनल में घुस जाती है। बेथ उसे हिम्मत देती है और पूरी ताकत से बाहर खींचने लगती है। तभी पूरी गुफा हिलने लगती है। टनल धंसने वाली थी। बेथ चिल्लाती है, सैरा अपना बैग वहीं छोड़ दो और जल्दी बाहर निकलो, वरना हम दोनों यहीं दफन हो जाएंगे। बेथ पूरी ताकत लगाकर सैरा को बाहर खींच लेती है और जैसे ही सैरा बाहर निकलती है, एक भयानक आवाज के साथ टनल धंस जाती है। एक बहुत बड़ा पत्थर वहीं गिरता है जहां सैरा फंसी हुई थी। गुफा मिट्टी और धूल से भर जाती है और उनका वापस जाने का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाता है। अब सभी लड़कियां घबरा चुकी थीं। सैम कहती है कि गुफा वाली बुक चेक करनी चाहिए, मगर जूनो बताती है कि वो बुक कार में ही छूट गई है। सब दंग रह जाती हैं, लेकिन असली झटका अभी बाकी था। बेथ कहती है, फिक्र मत करो, रेस्क्यू टीम हमें ढूंढ लेगी क्योंकि हमने परमिशन ली थी। तभी रिबेका रोता हुआ सच बताती है, जिस गुफा का लोकेशन रेस्क्यू टीम को दिया गया है, ये वो गुफा है ही नहीं। सबके होश उड़ जाते हैं। जूनो और रिबेका ने ये बात सबसे छुपाई थी। वो चाहती थीं कि वो इस अनजान गुफा की खोज करे और फेमस हो जाए। सैरा ये सुनकर बुरी तरह डर जाती है। वो अपनी टॉर्च से गुफा के अंधेरे को देखती है, जैसे उसे पहले ही एहसास हो गया हो कि यहाँ कुछ बहुत गलत होने वाला है। अब बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता था, आगे बढ़ना। जूनो आगे से पत्थर हटाती है और रास्ता बनाती है। सैम सबसे आगे चल रही होती है कि तभी जूनो उसे झटके से रोक लेती है। जूनो को खतरे का भयंकर एहसास हो जाता है। वो एक फ्लेयर जलाकर आगे फेंकती है और जो मंजर सामने आता है उसे देखकर सबकी रूह कांप जाती है। आगे एक बेहद गहरा खड्डा था
जूनो एक पत्थर नीचे फेंकती है, मगर खड्डा इतना गहरा होता है कि पत्थर गिरने की आवाज तक सुनाई नहीं देती। रिबेका कहती है कि उन्हें छत के सहारे रस्सी से लटककर दूसरी तरफ जाना होगा, मगर रस्सी वाला बैग तो उसी टनल में छूट गया था। रिबेका हार नहीं मानती, वो अपने बचे कुचे टूल्स से चट्टान में हुक क्लिप्स लगाना शुरू करती है। बहुत ज्यादा मेहनत और खतरे के बाद रिबेका छत से लटकती हुई दूसरी तरफ पहुंच जाती है। जूनो एक रस्सी फेंकती है और एक एक करके सभी लड़कियां उस मौत के खड्डे के ऊपर से लटक कर दूसरी तरफ पहुंच जाती हैं। सबसे आखिर में जूनो बचती है। वो क्लिप्स को वहीं छोड़ना नहीं चाहती थी, क्योंकि उनके पास टूल्स बहुत कम थे। सैरा उसे मना करती है, मगर जूनो नहीं मानती। वो एक एक करके क्लिप्स निकालते हुए रस्सी के सहारे आगे बढ़ने लगती है। दूसरी तरफ सैम रस्सी को पूरी मजबूती से पकड़े होती है। जूनो चट्टान से हुक निकालने की कोशिश कर रही होती है कि तभी हुक टूट जाता है। रस्सी का झटका इतना जोरदार होता है कि सैम के हाथ से रस्सी छूटने लगती है। जूनो उस गहरे खड़े में गिरने ही वाली होती है कि तभी मसीहा बनकर बेथ रस्सी को दोबारा पकड़ लेती है। जूनो मौत के मुंह से बच जाती है और किसी तरह दूसरी तरफ पहुंच जाती है, मगर रस्सी के जोरदार रगड़ने से सैम का हाथ बुरी तरह जख्मी हो जाता है। हॉली तुरंत उसके हाथ पर पट्टी बांध देती है। तभी जूनो को वहां एक सदियों पुराना हुक मिलता है। ये देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। बेथ कहती है, अगर यहाँ पहले कोई आया था तो बाहर निकलने का रास्ता भी जरूर होगा। मगर जूनो एक कड़वा सच बताती है, अगर वो लोग जिंदा बाहर निकलते तो इस गुफा के बारे में दुनिया को पता होता। इसका मतलब जो भी यहाँ आया वो कभी वापस नहीं जा पाया। ये सुनकर सबकी हालत खराब हो जाती है। सब पसीने पसीने हो जाते हैं और डर उनके चेहरों पर साफ झलकने लगता है। सब हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ते हैं। बेथ की नजर दीवार पर पड़ती है, जहाँ कुछ अजीब चित्र बने होते हैं। जूनो इसे सिर्फ आर्ट समझती है, लेकिन बेथ कहती है, एक लाइट फ्लेयर जलाओ। जैसे ही रोशनी होती है, सब देखकर सन्न रह जाते हैं। दीवार पर बनी ये आकृतियां दरअसल उसी गुफा का मैप थीं। सबको लगता है जैसे उन्हें नया जीवन मिल गया हो। सबसे आगे हॉली और जूनो चल रही होती हैं। अचानक हॉली को दूर कहीं रोशनी दिखाई देती है। वो पागलों की तरह उस तरफ दौड़ पड़ती है। जूनो उसे रोकते हुए चिल्लाती है, हॉली रुको, वो रोशनी नहीं है। मगर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। हॉली का पैर फिसलता है और वो एक बड़े खड्डे में गिर जाती है। जूनो नीचे झांक कर देखती है, मगर सिर्फ अंधेरा दिखाई देता है। तभी नीचे से हॉली की आवाज आती है, मगर गिरने की वजह से उसके पैर की हड्डी टूटकर चमड़ी से बाहर निकल आई होती है। उसके दर्दनाक चीखों से पूरी गुफा गूंज उठती है। सैम, जो एक मेडिकल स्टूडेंट है, हॉली के पैर को संभालती है। बेहद दर्दनाक तरीके से वो टूटी हुई हड्डी को वापस अंदर डालती है ताकि ज्यादा खून न बहे। हॉली की चीखों से माहौल और भी डरावना हो जाता है। उधर सारा को फिर से कुछ अजीब महसूस होता है। वो अकेले अंधेरी जगह की तरफ चली जाती है, जहां उसे एक बहुत पुराना हेलमेट मिलता है। तभी सारा को अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। वो घबराकर अपनी टॉर्च घुमाती है और जो वो देखती है उससे उसका दिल बैठ जाता है। उसके सामने सफेद रंग का एक अजीब नरभक्षी जीव खड़ा था, लेकिन जैसे ही जूनो वहां पहुंचती है, वो जीव बिजली की रफ्तार से गायब हो जाता है। सारा चिल्लाती है, मैंने वहां किसी को देखा, मगर जूनो उसे वहम बताकर चुप करा देती है। सारा वापस बाकी लड़कियों के पास आती है और बताती है कि यहाँ कोई खतरनाक चीज है, लेकिन कोई भी उस पर यकीन नहीं करता। सबको लगता है कि सारा अपने पति और बेटी की मौत के सदमे की वजह से धीरे धीरे पागल हो रही है, और सभी लड़कियां सारा की बातों को इग्नोर करके आगे बढ़ती हैं। जैसे जैसे वे गुफा की गहराइयों में जाती हैं, उन्हें हर तरफ से गिरता हुआ पानी मिलता है। बेचारी हॉली, जिसका पैर टूट चुका था, वो दर्द में करहा रही थी, लेकिन बाकी लड़कियां उसे सहारा देकर आगे बढ़ रही थीं। कुछ देर चलने के बाद रास्ता एक बड़े पत्थर के ऊपर से निकलता है। एक एक करके सभी उस पत्थर पर चढ़ती हैं, लेकिन ऊपर पहुंचते ही उनकी सांसें अटक जाती हैं। वहां रास्ते में सैकड़ों इंसानों और जानवरों की हड्डियों का ढेर पड़ा था। सैम अपने कैमरे का नाइट विजन ऑन करती है तो उसे अंधेरे में वो भयानक मंजर दिखता है, जिसे देखकर सबकी रूह कांप जाती है। जूनो अब टूट चुकी थी। वो कहती है कि अब उसे भी इस गुफा से निकलने का रास्ता नहीं मालूम। सभी लड़कियां घबराकर मदद के लिए चिल्लाने लगती हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनकी यही आवाज मौत को दावत देगी। तभी अचानक वही अजीबोगरीब सफेद जीव उनके पीछे आ जाता है। सारा चिल्लाती है, मैंने पहले ही कहा था, लेकिन तुमने यकीन नहीं किया था। जूनो तुरंत एक लाइट फ्लेयर जलाती है और सबको भागने के लिए बोलती है, लेकिन हर तरफ से दरिंदों के गुर्राने की आवाजें आने लगती हैं। रिबेका और बेथ हॉली को पकड़कर भागती हैं। जूनो लाइट फ्लेयर को बंद कर देती है ताकि वो दरिंदे उन्हें देख न सके, लेकिन तभी वो दरिंदा हॉली पर हमला कर देता है। एक ही सेकंड में वो हॉली को मौत के घाट उतार देता है। बाकी लड़कियां डर के मारे भाग जाती हैं, लेकिन जूनो वहीं रुकती है। उसे लगता है हॉली जिंदा है। वो उसे खींचती है, मगर वो दरिंदा हॉली को अपना निवाला बनाने के लिए दूसरी तरफ खींच रहा था। उसी भगदड़ में बेथ का पैर फिसल जाता है और वो कीचड़ में गिर जाती है। जूनो की चीख सुनकर बेथ अकेले उसकी मदद के लिए वापस जाने का फैसला करती है। उधर जूनो उस दरिंदे से भिड़ जाती है और अपने नुकीले आइस एक्स से उस पर ताबड़तोड़ हमला करके उसे मौत के घाट उतार देती है।
लेकिन तभी एक ऐसी गलती होती है जो सब कुछ बदल देती है। तभी जूनो के पीछे से किसी के कदमों की आहट आती है और डर के मारे जूनो बिना देखे अपना आइस एक्स घुमा देती है। वो कोई दरिंदा नहीं बल्कि उसकी अपनी दोस्त बेथ थी। आइस एक्स सीधा बेथ के गले में घुस जाता है। जूनो अपनी दोस्त को तड़पता देखकर पूरी तरह टूट जाती है। बेथ नीचे गिरती है और उसके हाथ में जूनो का लॉकेट आ जाता है। जूनो घबराकर बेथ को वहीं तड़पता छोड़कर वहां से निकल जाती है। गुफा के अंदर अब अफरा तफरी मच चुकी है। सब लड़कियां अलग अलग हो जाती हैं। सैम और रिबेका एक तरफ भागती हैं, मगर सारा अंधेरे की वजह से उनसे बिछड़ जाती है। हद तो तब हो जाती है जब सारा की हेलमेट लाइट भी दम तोड़ देती है। अब सारा के पास सिर्फ उसका कैमरा था। जैसे ही वो अपने कैमरे का नाइट विजन ऑन करती है, उसके होश उड़ जाते हैं। सामने इंसानी खोपड़ियों का ढेर पड़ा होता है। तभी सारा को उन खतरनाक दरिंदों के गुर्राने की आवाज सुनाई देती है। वो डर के मारे एक कोने में दुबक जाती है। कुछ ही देर में वो देखती है कि वहाँ सिर्फ एक नहीं बल्कि बहुत सारे दरिंदे हैं। वो दरिंदे मरी हुई हॉली की बॉडी पर जानवरों की तरह उस पर टूट पड़ते हैं। ये नजारा इतना घिनौना होता है कि सारा को उल्टी होने लगती है। उस आवाज से एक दरिंदा सारा की तरफ मुड़ता है, मगर सारा अपनी सांसें रोककर पत्थर बन जाती है। उसी वक्त जूनो सारा का नाम लेकर चिल्लाती है, जिसकी वजह से वो दरिंदा जूनो की तरफ भाग निकलता है। उधर सैम और रिबेका भी एक कोने में छुपी हुई थीं, जब वही दरिंदा उनके बिल्कुल ऊपर आ जाता है। लेकिन वे दोनों अपनी सांसें रोककर पत्थर बन जाती हैं। तभी सैम की नजर उस दरिंदे की आंखों पर पड़ती है और वो समझ जाती है कि ये बिल्कुल अंधे हैं। इन्हें दिखाई नहीं देता, ये सिर्फ आवाज सुनकर शिकार करते हैं, जिन्हें क्रॉलर्स कहा जाता है। जैसे ही क्रॉलर्स जाने वाला होता है, तभी अचानक सैम की घड़ी का अलार्म बजता है। क्रॉलर पागल होकर आवाज की तरफ लपकता है, मगर सैम होशियारी से घड़ी उतारकर दूर फेंक देती है। उधर जूनो की लगातार आती चीखों की आवाजें उन दरिंदों को अपनी तरफ खींच लेती हैं। दूसरी तरफ सारा अब एकदम अकेली रह गई है। उसके हेडलैम्प की बैटरी खत्म हो चुकी है, इसलिए वो अपने कैमरे के नाइट विजन मोड का इस्तेमाल करती है। तभी उसे वहाँ एक पुरानी फ्यूल कैन मिलती है। सारा अपना दिमाग लगाती है और मरी हुई हॉली के कपड़े फाड़कर उन्हें फ्यूल में भिगोकर एक मशाल तैयार करती है। अब मशाल की रोशनी में सारा डर को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने लगती है। उधर सैम और रिबेका एक ग्लो स्टिक की हल्की रोशनी के सहारे हिम्मत करके अंधेरी गुफा में रास्ता ढूंढ रही थी। रिबेका आगे बढ़ते हुए सैम को इशारा करती है कि रास्ता साफ है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि मौत उनके बिल्कुल ऊपर छत से लटकी हुई है। तभी अचानक एक खतरनाक क्रॉलर छत से सीधा रिबेका पर टूट पड़ता है। रिबेका अपनी जान बचाने के लिए चीखती है। वो दरिंदा उसे मारने ही वाला था कि तभी मसीहा बन जूनो वहां पहुंच जाती है। जूनो अपनी आइस एक्स से उस क्रॉलर पर हमला करके उसे मौत के घाट उतार देती है। रिबेका अपनी जान बचने पर खुशी से रोने लगती है और जूनो के गले लग जाती है। रिबेका रोती हुई जूनो से पूछती है, जूनो बाकी लड़कियां कहाँ हैं? तब जूनो एक बहुत बड़ा झूठ बोलती है। वो बताती है कि हॉली और बेथ को उन क्रॉलर्स ने मार दिया है और सारा का कुछ पता नहीं, वो कहीं गायब हो गई है। अपनी दोस्तों की मौत की खबर सुनकर रिबेका और सैम बुरी तरह टूट जाती हैं और रोने लगती हैं। रिबेका कहती है कि उन्हें यहाँ से तुरंत निकलना होगा, लेकिन जूनो, जिसके दिल में अभी भी सारा के लिए थोड़ी जगह बाकी थी या शायद कोई गहरा राज, जूनो कहती है, नहीं, हम सारा को छोड़कर यहाँ से नहीं जा सकते। उधर सारा अपनी बनाई हुई मशाल की रोशनी में आगे बढ़ रही थी। कुछ दूर चलने के बाद सारा की नजर रास्ते में पड़ी हुई बेथ पर पड़ती है। बेथ अभी भी जिंदा थी, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब थी। सारा दौड़कर उसके पास जाती है। तभी बेथ एक ऐसा राज खोलती है जिसे सुनकर सारा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। बेथ बताती है, सारा, मेरी ये हालत किसी और ने नहीं बल्कि जूनो ने की है और वो मुझे यहाँ मरने के लिए तड़पता छोड़ गई है। सारा को पहले तो यकीन नहीं होता, उसे लगता है कि बेथ होश में नहीं है, मगर तभी सारा देखती है कि बेथ के हाथ में जूनो का वही लॉकेट है जो वो हमेशा पहना करती थी। बेथ बताती है कि ये लॉकेट जूनो को किसी और ने नहीं बल्कि सारा के हस्बैंड ने दिया था। जूनो और सारा के हस्बैंड का अफेयर चल रहा था। ये सुनते ही सारा का दिल तेज हो जाता है और उसका दिल टूट जाता है। बेथ बताती है, जूनो की किसी भी बात पर यकीन मत करना, अपना रास्ता खुद ढूंढना। तभी गुफा में उन खतरनाक दरिंदों के गुर्राने की आवाज गूंजने लगती है। सारा बेथ को उठाने की कोशिश करती है और कहती है कि हमें निकलना होगा, लेकिन बेथ हार मान चुकी थी। वो तड़पते हुए बताती है, सारा, मैं अब नहीं चल सकती, मुझे मार दो, मुझे और नहीं तड़पना। सारा के होश उड़ जाते हैं, मगर बेथ की हालत देखकर वो समझ जाती है कि अब उसे बचाया नहीं जा सकता। रोते हुए सारा अपनी हिम्मत जुटाती है और अपने नुकीले आइस एक्स से बेथ को मौत की नींद सुला देती है। बेथ की मौत के गम में सारा वहीं बैठकर रो रही होती है। तभी अचानक पीछे से एक क्रॉलर का छोटा बच्चा सारा पर टूट पड़ता है, लेकिन अब सारा वो पुरानी डरपोक लड़की नहीं रही थी। उसका दर्द अब भयानक गुस्से में बदल चुका था। वो पलटकर उस बच्चे पर हमला करती है और उसे खत्म कर देती है। जैसे ही सारा आगे बढ़ती है, वहाँ उस बच्चे की माँ क्रॉलर मादा आ जाती है। अपने बच्चे को मरा हुआ देखकर वो पागल हो जाती है और सारा की तरफ तेजी से बढ़ती है। सारा जान बचाने के लिए भागती है और एक कीचड़ से भरे खड्डे में गिर जाती है। जैसे ही वो बाहर निकलने की कोशिश करती है, क्रॉलर मादा उसे पकड़ लेती है, मगर सारा उस दरिंदे को भी मार गिराती है और किसी तरह खड्डे से बाहर निकलकर वहीं गिर जाती है। तभी एक खतरनाक क्रॉलर उसके पास आता है, लेकिन सारा वहाँ एक जिंदा लाश की तरह पड़ी रहती है
ताकि वो दरिंदा उसे पहचान ना पाए। क्रॉलर वहां से दूर जाने लगता है, लेकिन अचानक उसे सारा की भयानक मौजूदगी का एहसास हो जाता है। इससे पहले कि वो हमला करता, सारा गुस्से में पागल होकर उस पर टूट पड़ती है और उसे मौत के घाट उतार देती है। सारा अपनी मशाल उठाती है और गुस्से में एक ऐसी चीख मारती है कि पूरी गुफा कांप जाती है। सारा की चीख सुनकर दूर रिबेका कहती है कि शायद सारा को भी क्रॉलर्स ने मार दिया है और अब उन्हें जल्दी भागना होगा। सैम और रिबेका डर के मारे भागने लगती हैं, लेकिन जूनो को यकीन था कि सारा जिंदा है। जूनो वहीं रुककर सारा को आवाज लगाती है, मगर सारा की जगह वहां सैकड़ों क्रॉलर्स आ जाते हैं। जूनो डरकर सैम और रिबेका के पीछे भागती है। सैम सबसे आगे थी। रास्ते में एक बहुत बड़ा और गहरा खड्डा आता है। सैम चट्टान में हुक लगाती है और रस्सी के सहारे दूसरी तरफ जाने की कोशिश करती है। जूनो उसे रोकती है। सैम, तुम्हारे पास रस्सी कम है, वापस आ जाओ। मगर सैम जिद करती है और रस्सी से लटक कर आगे बढ़ती है। तभी सैम की नजर ऊपर जाती है और उसकी सांसें रुक जाती हैं। चट्टान से लटका एक क्रॉलर सीधा उसके ऊपर था। क्रॉलर एक ही झटके में सैम का गला काट देता है। सैम मरते मरते दरिंदे को चाकू मारती है और वो क्रॉलर नीचे गिर जाता है, लेकिन सैम भी वहीं लटकी दम तोड़ देती है। सैम की मौत देखकर जूनो और रिबेका बुरी तरह टूट जाती हैं, मगर दुख मनाने का वक्त नहीं था। अचानक बहुत सारे क्रॉलर्स रिबेका को पकड़कर घसीट ले जाते हैं और उसे भी मार डालते हैं। जूनो अकेली रह जाती है और अपनी जान बचाने के लिए उसी गहरे खड्डे में कूद जाती है जो पानी से भरा था। वहां पानी के अंदर वही क्रॉलर था जिसे सैम ने चाकू मारा था। वो अभी मरा नहीं था, वो पानी के अंदर ही जूनो पर टूट पड़ता है। जूनो मौत से लड़ते हुए जैसे तैसे उसे मारती है और पानी से बाहर आती है। अब सिर्फ जूनो और सारा ही बची थीं, लेकिन जूनो को नहीं पता था कि सारा अभी भी जिंदा है। जूनो पानी से भरे गड्ढे से बाहर निकलने के लिए धीरे धीरे आइस एक्स के सहारे दीवार में छेद करती हुई ऊपर चढ़ने लगती है। जैसे ही वो ऊपर पहुंचने वाली होती है, तभी जूनो का संतुलन बिगड़ जाता है और जैसे ही वो नीचे गिरने वाली होती है, तभी सारा उसका हाथ पकड़ लेती है। सारा और जूनो अब एक दूसरे के सामने थी। सारा की आंखों में अब दोस्ती नहीं बल्कि नफरत की आग थी। सारा पूछती है, सैम और रेबेका कहाँ हैं? जूनो बताती है कि वो दोनों मर चुकी हैं, लेकिन जब सारा ने बेथ के बारे में पूछा तो जूनो घबरा गई और झूठ बोलते हुए कहती है, बेथ को मेरे सामने क्रॉलर्स ने मार दिया था। ये सुनते ही सारा के अंदर नफरत का उबाल आ जाता है, क्योंकि वो बेथ से मिल चुकी थी और उसे पूरी सच्चाई पता चल चुकी थी। लेकिन सारा अपना गुस्सा दबा कर रखती है और जूनो से कहती है, चलो हमें निकलना होगा। सारा के हाथ में मशाल थी और जूनो ने हैंड फ्लेयर जला लिया था। दोनों आगे बढ़ती हैं तो उन्हें दूर से बाहर की रोशनी दिखती है, लेकिन रास्ता इतना आसान नहीं था। उनके सामने एक दो नहीं बल्कि क्रॉलर्स की पूरी फौज खड़ी थी। आवाज सुनते ही सारे दरिंदे उन पर टूट पड़ते हैं, लेकिन आज सारा और जूनो मौत को मात देने के लिए तैयार थीं। दोनों मिलकर एक एक करके क्रॉलर को बेरहमी से मार गिराती हैं और लाशों का ढेर लगा देती हैं। लड़ाई खत्म होते ही असली तमाशा शुरू होता है। सारा अचानक अपना नुकीला आइस एक्स उठाती है और जूनो के सामने मौत बनकर खड़ी हो जाती है। जूनो हैरान थी, तभी सारा वही लॉकेट निकाल कर दिखाती है। जूनो का मुंह उतर जाता है। वो समझ जाती है कि बेथ ने सारा को सब बता दिया है। वो धोखा और सारा के हस्बैंड के साथ जूनो का अफेयर। जूनो के मुंह से एक लफ्ज तक नहीं निकलता। तभी दूर से और क्रॉलर्स के आने की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। जूनो भागने की कोशिश करती है, लेकिन सारा एक पल की भी देरी नहीं करती और अपना नुकीला आइस एक्स सीधा जूनो के पैर में दे मारती है। जूनो का पैर टूट जाता है ताकि वो भाग न सके। सारा अपनी मशाल उठाती है और जूनो को उन दरिंदों के बीच तड़पता छोड़कर वहां से भाग निकलती है। पीछे से जूनो की दिल दहला देने वाली चीखें आती हैं, जिसका मतलब था कि अब जूनो का भी खेल खत्म हो चुका था। सारा पागलों की तरह अंधेरी गुफाओं में भागती है और कुछ दूर चलने के बाद उसे वही रोशनी दिखती है जिसका वो इंतजार कर रही थी। वो खुशी से पागल होकर उस तरफ भागती है। रास्ते में इंसानी हड्डियों का ढेर पड़ा था, मगर सारा उनके ऊपर से गुजरती हुई आखिरकार उस मौत की गुफा से बाहर निकल आती है। खुली हवा और सूरज की गर्मी महसूस करते ही सारा सुकून की एक लंबी सांस लेती है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो जिंदा है। वो खुशी के मारे जंगल के रास्ते चिल्लाते हुए अपनी कार तक पहुंचती है। बिना वक्त गवाए वो जल्दी से कार के अंदर बैठती है और इंजन स्टार्ट करती है। सारा गाड़ी को इतनी तेजी से भगाती है जैसे वो उस खौफनाक गुफा और अपनी यादों से हमेशा के लिए दूर निकल जाना चाहती हो। कुछ दूर चलने के बाद जब वो गुफा से काफी दूर मेन रोड पर पहुंचती है तो वो अपनी कार को रोड के साइड में रोक देती है। सारा का पूरा जिस्म कांप रहा होता है। यही इस डर और धोखे से भरी मूवी का अंत होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। हमारे चैनल ड्रीम ऑन वर्ल्ड विन को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही और मूवी रिकैप्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।